हेलो फ्रेंड्स, विद्युल ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार। आज हम इस लेक्चर में और इस प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि एचटेट सीटेट या किसी भी टेट एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है, या बात की जाए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ले सकते हैं। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको इसके अंदर फॉलो करनी होती हैं। पेपर केवल और केवल क्रैमिंग से सोल्व नहीं होता, रटाफिकेशन से पेपर सोल्व नहीं होता। आप सभी टीचर बनने जा रहे हो, तो टीचर बनने के लिए जा रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो। मतलब अच्छे से का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग लेवल से लगिए, जीरो से लगिए और कहाँ तक जाना है, डेप्थ तक जाना है। कोई भी टॉपिक लेना है तो डेप्थ तक जाना है। डेप्थ का मतलब कहाँ से आएगा? अब आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर पेपर में आप जाइए और उसमें चेक कीजिए कि पेपर में लेवल क्या आता है। पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो उसका एक ही आपके पास जो साधन है कि प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और प्रीवियस ईयर पेपर में पहले ये चेक किया जाए कि पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनता है और उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि जो आपके पास 4 जो है एमसीक्यू आते हैं, उस एमसीक्यू में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 2 या 3 एमसीक्यू कई बार सेम दे देता है, 2 तो दे ही देता है, 2 एमसीक्यू सेम आ जाते हैं। तो बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि दोनों के दोनों पढ़े हुए हैं, अब किसको क्लिक करें। तो वहां पे आंसर प्रायोरिटी बेस पे जाता है या उन दोनों में से जो आपके पास बेटर ऑप्शन होता है उसको आंसर लगाना होता है। अब एक बच्चा कहता है कि 2 या 3 बार मैंने पेपर दे लिया, मेरे मार्क्स 78, 80, 82 इस रेंज में रहते हैं, 85 प्लस रहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे जाइए ना कि आप क्वालिफाई हुए क्यों नहीं। आपको 90 चाहिए, आपको 90 चाहिए। एचटेट सीटेट की अगर बात करूं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। तो आप इस चीज़ पे जाइए कि आपके मार्क्स 90 आए क्यों नहीं। आप 5 मार्क्स से फेल हुए हो तो आप ये चेक कीजिए कि 5 मार्क्स की कमी आपके पास किस जगह पे रही है, उस कमी को दूर कीजिए, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बात बोली है, अगर आप फेल हो रहे हैं, अगर आप फेलियर हैं तो आप फेल हुए क्यों, केवल इस रीजन पे चले जाइए। हम स्टूडेंट क्या काम करते हैं, हमने कोई चीज पहले साल पढ़ी, दूसरे साल पढ़ी, तीसरे साल पढ़ी, हम किसी चीज को बार बार जब भी पढ़ते हैं तो रिपीट करते हैं। हम बार बार क्या करते हैं जी, रिपीट करते हैं। मैं कहता हूं कि रिपीट मत करो। आपने उसमें से जो डाटा छोड़ दिया है, जो डाटा आप छोड़ चुके हो, या तो वो आपका बेसिक था या वो आपका एडवांस डाटा था, आपने जो डाटा छोड़ दिया है उस डाटा के ऊपर जाइए, उसको आप याद कीजिए, शायद आप आराम से पास हो सकते हैं। तो सीडीपी का भी सेम केस है। आप अपनी थॉट को कैसी रखें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आइए और ये चीज ध्यान रखें कि आपने जो भी आंसर पेडागोजी में दिया है, आपने जो भी आंसर दिया है, उस आंसर से स्टूडेंट का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। उस आंसर से स्टूडेंट का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अगर पेडागोजी का क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें बोला हुआ है कि आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर हैं और आपने बच्चे के संदर्भ में कोई आंसर देना है। एक बच्चा क्लास के अंदर लेट आ रहा है, एक बच्चा आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, एक बच्चा आपकी क्लास छोड़कर बाहर चला जाता है, एक स्टूडेंट आपकी क्लास अक्सर छोड़ देता है, बंक करता है, सिनेमा देखने जाता है, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई भी ऐसा आंसर ना दें कि उस बच्चे का लॉस हो। आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी का 1% भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आप एक टीचर हैं, आपका चाहे 100% नुकसान हो जाओ, एक टीचर का नुकसान चाहे 100% हो जाओ, लेकिन एक विद्यार्थी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर दे दीजिए। मान लीजिए जैसे अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट के अंदर पेडागोजी आती है, हर एक पोर्शन में आती है। 30 मार्क्स सीडीपी, 15 मार्क्स की आपके पास हिंदी आती है, 15 मार्क्स की आती है जी पेडागोजी, 15 मार्क्स की इंग्लिश, 15 मार्क्स की इसकी भी आपके पास पेडागोजी। ईवीएस और मैथ की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर भी पेडागोजी है। मैथ साइंस की बात करेंगे अगर टीजीटी लेवल पे, उसमें भी पेडागोजी है। और अगर एसएस की बात करेंगे उसमें भी पेडागोजी है। तो पेडागोजी का जो आंसर होता है, पेडागोजी का मतलब क्या होता है, शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी का मीनिंग होता है हाउ टू टीच, शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी नॉर्म्स बनाती है केवल किसके लिए, टीचर के लिए। पेडागोजी ने जितने भी नियम सिद्धांत बना रखे हैं टीचर के लिए बना रखे हैं कि एक टीचर जो है वो क्लास में जाके कैसे पढ़ाएगा। एक बच्चे को बाउंड नहीं किया हुआ है कि बच्चा आए, उसके ऊपर किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन सिर्फ किसके ऊपर है, टीचर के ऊपर है कि आपने अगर पढ़ाना है तो आपने कैसे पढ़ाना है।
वो सारे नॉर्म्स टीचर के लिए हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए, आपने जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हो तो अपने आप को वहां पे क्या मानना है, टीचर मानना है। और जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन में ये ध्यान रखें कि आपका आंसर वो होगा जिसमें बच्चे का नुकसान कम से कम होगा। ध्यान रखें कि या तो बच्चे का नुकसान होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो कोशिश करें कि कम से कम नुकसान हो। आपने कभी किसी बच्चे को कक्षा से निष्कासित नहीं करना है, कभी भी विद्यार्थी को क्लास से निष्कासित नहीं करना है, बाहर नहीं निकालना है, रिमूव नहीं करना है। किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार से दंडित नहीं करना है, किसी विद्यार्थी के ऊपर फाइन नहीं लगाना है। आप केवल और केवल उस विद्यार्थी से या तो कारण पूछ सकते हो, और कारण पूछ के उसकी जो समस्या है उस समस्या समाधान के लिए उसको केवल एडवाइज कर सकते हो। केवल कारण पूछिए और उस समस्या के समाधान के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए उस बच्चे को केवल एडवाइज कीजिए, उस बच्चे की डायरेक्ट हेल्प मत कीजिए। अगर एक टीचर किसी बच्चे की डायरेक्ट हेल्प करेगा, अगर एक टीचर किसी बच्चे की अगर डायरेक्ट हेल्प करता है किसी स्टूडेंट की, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि ये स्टूडेंट आपका एहसान मान जाएगा, और जब ये एहसान मान जाएगा तो ये सीख नहीं पाएगा, इसके सीखने में समस्या आएगी। इसके माइंड में एक बात रह जाती है कि टीचर अपना ही है। जब अपना ही टीचर है वाली थॉट आएगी तो ये बच्चा हो सकता है किसी दिन क्लास मिस भी कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज आप ऐसा कुछ ना करें कि विद्यार्थी की डायरेक्ट हेल्प करें, आप इनडायरेक्ट हेल्प कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये शो मत होने दो कि उस मैथ वाले सर ने मेरी हेल्प की थी, चाइल्ड डेवलपमेंट वाले ने मेरी हेल्प की थी, हिंदी वाले सर ने मेरी हेल्प की थी। अगर एक भी टीचर ने किसी बच्चे की किसी भी प्रकार से डायरेक्ट हेल्प की तो बच्चा अपनापन समझेगा, और वहां पे विद्यार्थी के फेल होने की संभावना मैक्सिमम होती है। अगर कोई टीचर किसी विद्यार्थी के घर जाकर आतिथ्य ग्रहण कर लेता है, ध्यान दीजिए, कोई टीचर किसी विद्यार्थी के घर जाकर आतिथ्य ग्रहण कर लेता है। आतिथ्य का मतलब मान सम्मान। मैं किसी के घर गया, तो क्या हुआ जी, वहां पे पानी पिया, वहां पे चाय पी बैठ के। जब मैंने वहां पे चाय पी तो उस बच्चे के पेरेंट्स भी मेरे आसपास बैठे हैं, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। जब उनके साथ मेरी बातचीत हुई तो वहां से उस बच्चे के प्रति अपनापन बन जाता है, और वो बच्चा जो था उसके माइंड में एक चीज चली, अपने ही सर हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल के नंबर लगा देंगे, अपने ही है, नहीं लगाएंगे पापा से फोन करा देंगे, अपने ही है, लगा देंगे। तो बच्चे के माइंड में जब ऐसी बातें आ जाती हैं तो सीधी सी बात है वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो मेरा आपसे कहने का सिर्फ यहाँ पे उद्देश्य ये था कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप इस रीजन पे जाइए कि आप फेल क्यों हो रहे हैं। आप वही राम कहानी दोबारा मत याद करो। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे तो उस टाइम अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। हम हमेशा यही चीज पढ़ते हैं, और यही चीज जब हमारे पास पेपर में आती है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि वो घी के दिए अयोध्या वासियों ने नहीं जलाए थे, उसमें एक साकेत नगरी थी, उस साकेत नगरी के लोगों ने घी के दिए जलाए थे। जब हम हिंदी के अंदर 12 खड़ी पढ़ के चले थे तो हमें हिंदी में 12 खड़ी पढ़ाते हैं, कै, का, की, के, कई, इस टाइप से। जबकि आपकी हिंदी के अगर शब्दकोश की बात की जाए तो वो शब्दकोश किससे शुरुआत होती है, अंग से शुरुआत होती है। मेरा यहां से बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि पेडागोजी किसके लिए नॉर्म्स बनाएगी, टीचर के लिए। आप एक टीचर हैं, जब आप अपनी क्लास में गए हो तो क्लास में जाते ही आपका सबसे पहला काम क्या है, आप उस बच्चे को केवल और केवल क्या करेंगे, पेपर ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। विद्यार्थी को केवल पेपर ओरिएंटेड पढ़ाना है। क्लास में अगर एग्जाम्पल भी लें तो वो एग्जाम्पल आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, वो एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए कि जिसका क्वेश्चन पेपर में आ सके। ऐसा नहीं है कि जो आया बता दिया। क्लास में आके कभी भी आप बीती मत बताओ। आप एक टीचर हैं, आप क्लास में आके आप बीती मत बताओ। अगर आप बीती बताओगे तो बच्चा सीखेगा नहीं। क्लास में आके हमने क्या करना है, पेडागोजी की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पेडागोजी ने नॉर्म्स किसके लिए बनाए हैं, टीचर के लिए। मैं एक टीचर हूं, क्लास में आते ही मैं सबसे पहले क्या कहता हूं, गुड मॉर्निंग क्लास, और बेटा ठीक हो, सब ठीक ठाक हैं। एक बच्चा अगर गलती से ये कह दे कि नहीं सर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चली हुई है, तो क्या ये टीचर कोई हेल्प कर देगा, ये नहीं कर सकता। भारतीय शिक्षा, इंडियन एजुकेशन केवल किस चीज पर बल देती है, पेपर पर। बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्चे का केवल एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। क्लास टीचिंग केवल कौन सी करानी है, जो पेपर ओरिएंटेड हो, जिसमें बच्चे के एग्जाम से रिलेटेड केस हो। लेकिन हम टीचर आके ऐसा काम करते हैं, गुड मॉर्निंग क्लास, और बेटा ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बीइंग ए टीचर आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड सीख रहे हैं तो आपके अंदर एक टीचर वाली क्वालिटी होनी चाहिए।
आप अगर पेडागोजी सीख रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड सीख रहे हैं, शिक्षण शास्त्र सीख रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। क्लास में आते ही सबसे पहला काम क्या है आपका? एचटेट के पेपर में कभी क्वेश्चन आया था कि कक्षा कक्ष में अध्यापक का अंतिम कार्य बताइए? कक्षा कक्ष में अध्यापक का अंतिम कार्य होता है अपना बोर्ड साफ करना। अंतिम कार्य होता है अपना बोर्ड साफ करना। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम होता है बोर्ड के ऊपर लिखना। आप एक टीचर हैं, क्लास में आपका सबसे पहला काम क्या होगा? बोर्ड पे अपना सब्जेक्ट लिखिए और अपना टॉपिक लिखिए। लेकिन हम आते ही किस चीज पे आएंगे? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुकेश कुमार, एमएससी पीएचडी, ये वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कुछ भी किया। मेरा किया हुआ आप स्टूडेंट्स के पेपर में क्या काम आएगा? सिर्फ वो काम आएगा जो मैं आज इस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। मैंने जो पढ़ाया वो आपके काम, वो आपको अगर समझ में आया है तो मैं सही हूं, मेरी क्वालिफिकेशन सही है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ ही समझ में नहीं आया तो मैंने जो से मर्जी पेपर क्वालिफाई कर रखे हो, वो आपके किसी काम के नहीं होंगे। तो मीन्स क्या है मेरा कहने का? सबसे पहला काम क्या है? ना तो हमने इंट्रोडक्शन करानी है, ना ही हमने किसी प्रकार का अभिवादन करना है, ना तो हमने इंट्रोडक्शन करानी है, ना ही हमने किसी प्रकार का वहां पे जो अभिवादन करना है। हमारा सबसे पहला काम क्या है? बोर्ड के ऊपर अपना सब्जेक्ट और अपना टॉपिक लिखिए। और लास्ट वर्क क्या होता है टीचर का क्लास में? कि जब वो जाए तो जाने से पहले अपना बोर्ड साफ करके चला जाए। तो पेडागोजी ऐसे ऐसे कुछ नियम आपको सिखाएगी, शिक्षण शास्त्र ऐसे ऐसे नियम सिखाएगी। बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की कॉपी उठा ली है, चोरी कर ली है, बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की कॉपी उठा के पेज फाड़ दिया है, बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे का लंच खा लिया है, किसी के साथ मारपीट कर दी है, तो आप क्या कर सकते हैं? बीइंग ए टीचर आपका सिर्फ एक ही आंसर आएगा कि आप उससे कारण जानेंगे। सिर्फ यही होगा कि आप उसका कारण जानिए, और इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। एक टीचर होने के नाते आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ उसका कारण जानिए। तो जब हम पेपर के लिए प्रिपेयर, मैंने बताया कि हाउ टू पास, एग्जाम में पास कैसे होना है, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, 150 में से 130 नंबर दिलाने की हिम्मत रखता हूं। 150 में से 130 नंबर दिलाने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि जितनी नॉलेज आप लेके बैठते हो उस नॉलेज को एक बार के लिए खत्म करके चल दीजिए, क्योंकि आप जो नॉलेज लेके आते हो वो नॉलेज आपकी एज और आपकी क्लास के अनुसार होती है। विद्यार्थी को हमेशा उसकी क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, हमेशा क्लास के अकॉर्डिंग। विद्यार्थी को उसकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। आज आप एचटेट और सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, आज आप खुद टीचर बनने जा रहे हो, तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो उस बेसिक नॉलेज पे मत जाइए आप। हमें तो सिर्फ यही बताया जाता है बाज्य और अबाज्य संख्याएं। दोस्तों एक केस और भी आया था, एक आपके पास इकाई अंक होता है, हमें क्या हुआ? प्रतिशत और प्रतिशतता, परसेंट और परसेंटेज बता दिया गया। लेकिन कम से कम ये तो सीख लो कि दोनों में अंतर क्या है, परसेंट और परसेंटेज में अंतर क्या है। जब इस टाइप के अंतर सीखना शुरू कर दोगे तो आप मान लीजिए कि आप टीचर बन चुके हैं। ये अंतर जानना शुरू कर दो, बेसिक से अंतर होते हैं ये। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा हवा पानी, हवा वायु पवन सर पर्यायवाची हैं, हवा वायु पवन पर्यायवाची हैं। भाई पर्यायवाची तो हैं, इन तीनों में अंतर है, इन तीनों का अंतर क्या है? तो वो अंतर ढूंढिए क्या है, आपका पेपर पास होगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप ऐसे ऐसे बहुत कारनामे करते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट के ही केस पे आ जाइए। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा स्थान, सर्वांगीण विकास बच्चे का कहां पे होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है खेल के मैदान में। बच्चे का विकास कब कंप्लीट समझा जाएगा? जब उसका विकास सामाजिक रूप से हो जाएगा। एक बार पेपर में क्वेश्चन डाला गया कि एक हैंडीकैप्ड बच्चा परीक्षा के अंदर कम अंक लाता है, हैंडीकैप्ड बच्चा परीक्षा में कम अंक लाता है, क्यों? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये होता है कि वो बच्चा सामाजिक हीनता का शिकार हुआ है। उसका कारण क्या है? कि वो बच्चा सामाजिक हीनता का शिकार हुआ है। जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है, वो मान लीजिए हैंडीकैप्ड पैदा हुआ है, तो उसके परिवार वाले क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, अपना है, केयर करेंगे, ये करेंगे, इलाज कराएंगे, ये कराएंगे। जब मान लीजिए वो बच्चा पैर से हैंडीकैप्ड है, तो जब 2, 4, 5, 6 महीने बीतते हैं तो शायद उस परिवार का एक सदस्य कह देता है, ओए लंगड़े तुझे ये भी नहीं आता। उस बच्चे को किसी प्रकार से एक टाइप से कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कौन से जन्मों का कर्म था। जब वो बच्चा क्लास में जाता है, पहली क्लास में, तो उसके मित्र नहीं बनते हैं। अगर मित्र बनेंगे तो उसको नाम से नहीं पुकारते, ओए लंगड़े। वो कोई क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा तो उसको उसी टोन में बात करेंगे। उसका परिणाम क्या आता है? कि वो बच्चा सीख नहीं पाता है, ना तो वो दोस्त बनाएगा, ना वो क्लास में ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, वो बच्चा सीख नहीं पाएगा और वो बच्चा फेल हो जाता है।
तो उस बेसिक पॉइंट पे जाइए कि हमारे नंबर कटे कहां। 90 चाहिए थे, 85 आए तो क्यों आए, 5 नंबर खत्म कहां हुए। वैसे तो आप क्या काम करते हो, ट्रायल एंड फॉरगेटिंग मेथड पढ़ लेते हो लर्निंग में, ठीक है, अधिगम आपने पढ़ा हुआ है। तो जी अधिगम में क्या होता है, ट्रायल एंड फॉरगेटिंग मेथड, ट्रायल एंड फॉरगेटिंग या ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और भूल का सिद्धांत। उस प्रयास और भूल के सिद्धांत में क्या केस था, प्रयास और भूल के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जी, सुन लीजिए आराम से। थॉर्नडाइक नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने उस भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। उस भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ये एक बॉक्स है, पजल बॉक्स है ये। इस पजल बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली है, यहां पे है भूखी बिल्ली। इस बिल्ली को फूड दिया गया, ध्यान दीजिए, ट्रायल और फॉरगेटिंग मेथड, ट्रायल और फॉरगेटिंग मेथड। इस बिल्ली को भोजन दिया गया, भोजन दे दिया जी इसको फिश। अब ये बिल्ली यहां पे उछल कूद कर रही है, भोजन को गेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भोजन गेन नहीं कर पाती है। यहां पे ये गेट लगा हुआ है, इस गेट के साथ में यहां पे कुंडी लगी हुई है, पुल्ली लगी हुई है। यहां पे लकड़ी काटने की आरी रखी हुई है, लकड़ी काटने की आरी। ये बिल्ली इस भोजन को ग्रहण करना चाहती है। ये बिल्ली बार बार उछल कूद करती है ताकि इसको ये भोजन मिल जाए, लेकिन ये बिल्ली सक्सेस नहीं हो पाती है। फिर अचानक से इसका पैर इस कुंडी के ऊपर गिर जाता है, इसका पंजा इस पुल्ली के ऊपर लगता है, कुंडी पे लगता है, और ये गेट ओपन हो जाता है और ये बिल्ली अपना भोजन ले लेती है। जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया तो एक टाइम ऐसा आया कि इस बिल्ली ने बिना किसी प्रकार की डिस्टरबेंस किए, बिना किसी प्रकार की और एक्टिविटी किए अपना भोजन ले लिया, गेट ओपन किया और भोजन ले लिया। तो यहां से आप एक चीज सीखिए, जब ये बिल्ली सफल नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इसको रास्ता पता नहीं था कि मुझे ये भोजन लेना कैसे है, मेरा जो एम है ये एम हासिल मुझे कैसे करना है, इसको इस चीज का रास्ता नहीं पता था। इसने अपनी कोशिशें की, ये कामयाब नहीं हुई। फिर अचानक से पता नहीं कैसे हुआ इसका पैर लगा और ये यहां पे सफल हो गई। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हुआ तो ये इन गलतियों से सीखती चली गई कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, मुझे ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, मुझे अपना एम हासिल करना है। तो आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट पेपर देते हो, फर्स्ट टाइम पेपर देते हो, आप मान लीजिए फेल हुए, तो आप सेकंड टाइम पेपर की प्रिपरेशन करेंगे तो आप ये चेक करें कि आप फेल क्यों हुए, उन कारणों पे जाइए और उन कारणों को सोल्व आउट करने की कोशिश करो, आप पास हो जाओगे। 130 मार्क्स एस्टेट सीटेट में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है 130 मार्क्स। लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या होती है कि हम उस डेप्थ तक जाएं, तो उस डेप्थ तक पढ़ें कैसे, रास्ता, हमें वो रास्ता चाहिए कि हम सफल हो पाएं, हमें वो रास्ता चाहिए कि हम सफल हो पाएं। तो वो रास्ता आपको हम देंगे। आप विद्युल ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उस एप्लीकेशन में सीटेट और एचटेट का एक बैच है, उस बैच पर जाइए, उसके ऊपर आप जब जो क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे 2, 3, 4 दिन के लिए हमारे डेमो लेक्चर मिलेंगे। उस डेमो लेक्चर के बाद आप उस कोर्स को जो परचेज कीजिए, और ये श्योरिटी के साथ कहता हूं कि जैसा पढ़ाया जाए आप सिर्फ वैसा याद कर लें, आप अच्छे अंक लेके स्कोर करेंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि मेरे 90 आए तो भी सेम बात है, 130 आए तो भी सेम, 140 आए सेम, अरे सेम नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्वालिफाई तो 90 पे कर जाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए आप, कितने आए, बस पास हूं, कितने, बस 90 आए हैं, कितने आए 140, ठीक है, धड़ाके से बताओगे 140, कितने 140, 140 आए हैं। उन रिश्तेदारों के पास भी फोन कर देते हो जहां पे 2-2, 3-3 सालों से बात नहीं होती कि बेटे का पेपर क्वालिफाई हुआ, 140 स्कोर किया है। कहां से आएगा स्कोर, बेसिक लेवल से सीखना शुरू कर दो, डेप्थ तक चले जाओ। मैं बार बार इसी चीज पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि आप बेस छोड़ देते हो, आप बेस छोड़ के चलते हो, आप वो मिडिल पोर्शन पढ़ के जाते हो जो पेपर के काम का नहीं होता। प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, वहां से ये चेक करो कि आता क्या है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। इन सब बातों के साथ मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में। आपका टॉपिक है क्लासरूम प्रोग्राम।
आपका टॉपिक है क्लासरूम प्रोग्राम। इस क्लासरूम प्रोग्राम से आपके पास काफी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो प्लीज ये आपको आना चाहिए, क्लासरूम प्रोग्राम। सीआरपी, ये टॉपिक कहां काम आएगा? ये टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस में काम आएगा, और आपके पास सीटेट के अंदर जो पेडागोजी का पोर्शन है, आप केवल इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व होने के जो चांसेस हैं, और आप इसको करने के बाद अपने क्वेश्चन देख भी लेना। सीआरपी क्लासरूम प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ये कहता है कि मान लीजिए आप जो भी हैं, पीआरटी जेबीटी कर रखी, आप पीआरटी टीचर हैं, आप टीजीटी मैथ साइंस के टीचर हैं, टीजीटी मैथ्स हैं, टीजीटी साइंस है, एसएस है, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप पीजीटी हैं, तो आप एचटेट सीटेट क्वालिफाई कर चुके हो, आप क्वालिफाई कर चुके हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई है, उसके बाद आगे भी आपने पेपर दिया है, स्क्रीनिंग देके भी आप सिलेक्ट हो चुके हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बन चुके हो, आप एक गवर्नमेंट टीचर बन चुके हो, और गवर्नमेंट टीचर बनके आज आपकी ज्वाइनिंग है, गवर्नमेंट टीचर बनके आज आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, और आज आपका ये पहला दिन है, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ज्वाइनिंग, वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ज्वाइनिंग, आज आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये ज्वाइनिंग जब आपकी हुई है, तो जब आप अपनी क्लास में जाते हो, तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं। अगर मैं बात करूं जी हरियाणा की, तो हरियाणा में अब 1 टीचर 30 स्टूडेंट्स का रेशियो डिसाइड किया गया है, 1 टीचर 30 स्टूडेंट्स का रेशियो डिसाइड किया गया है। तो मान लीजिए आपकी क्लास में 30-40 जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये स्टूडेंट बैठे हैं और आप क्लास में एंटर कर चुके हो। अब आप ये जानते हो कि जब बच्चों की क्लास में कोई टीचर नहीं था, तो वो बच्चे क्या करेंगे? जब कोई टीचर क्लास में नहीं होता तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्लास के अंदर डिस्टरबेंस करते हैं, बच्चे क्लास में डिस्टरबेंस करते हैं, क्लास के अंदर शोर मचाएंगे, डिसिप्लिन भंग करेंगे। कोई किसी की जगह बैठा है, कोई किसी का लंच खा रहा है, कोई किसी की कॉपी पढ़ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर जा रहा है, मैं पानी पीने गया, मैं ये करने गया, मैं वहां गया, सब अस्त व्यस्त हो रखा है। तो जब आप क्लास में एंटर करते हो तो आपने देखा कि क्लास का माहौल तो टोटली डिस्टर्ब है। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्लासरूम प्रोग्राम का वेरी फर्स्ट पॉइंट, आप अपने आप को टीचर समझें, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, और जब आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो जब आप क्लास में पहले दिन जाते हो तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? तो दोस्तों, जब आप क्लास में जाते हो तो सबसे पहला काम होगा कि बोर्ड के ऊपर सब्जेक्ट और टॉपिक लिखें, बोर्ड पर अपना सब्जेक्ट लिखें और अपना टॉपिक लिखें, सब्जेक्ट और टॉपिक। जब आप क्लास में जाते हो तो 2-4-5 विद्यार्थी आपको देख के शांत हो जाते हैं, सभी शांत नहीं होते, 2-4-5 शांत हो जाते हैं। जब आप बोर्ड पे जाके सब्जेक्ट लिखोगे, टॉपिक लिखोगे, तो काफी बच्चे शांत हो जाएंगे, और बोर्ड के ऊपर सब्जेक्ट और टॉपिक लिखने से ये भी पता चल जाएगा कि ये हमारे नए सर या नई मैम है जो हमें ये टॉपिक पढ़ाएंगे और ये वाला पढ़ाएंगे सब्जेक्ट। उनको बताना नहीं है, हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर टीचर, माय नेम इज दिस। क्या काम आएगा? एक पुराना जमाना था जब टीचर को सब्जेक्ट से जानते थे, ये मैथ वाले सर आ गए, साइंस वाले सर आ गए, हिंदी वाले आ गए। आज का बच्चा हम क्या करते हैं, नाम बता देते हैं, और वो 2-4-5 दिन बाद नाम लेके कहता है, हेलो मुकेश सर कैसे हो। एक स्टूडेंट टीचर से पूछ रहा है, हेलो सर कैसे हो। थोड़ा सा सोच के देखो, एक स्टूडेंट टीचर से पूछा, हेलो सर कैसे हो। ये गैप किसने खत्म किया? टीचर ने, आपकी एक्टिविटी ने। आप एक टीचर बन के क्लास में जा रहे हो, ज्वाइनिंग हो चुकी है आपकी, आपका सबसे पहला काम है बोर्ड के ऊपर सब्जेक्ट और टॉपिक लिखेंगे। क्लास में इंट्रोडक्शन सबसे पहला काम नहीं होता। आप 40 बच्चों की इंट्रोडक्शन करा दो, कितने नाम याद हुए? कितनों के गांव के नाम याद हुए? जब आप 40 नाम एक दिन में याद कर ही नहीं सकते तो इंट्रोडक्शन क्यों कराई? जैसे जैसे पढ़ाना शुरू करोगे, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 के नाम अपने आप याद होते रहेंगे। 2, 4, 5, 10 दिनों में आपको नाम याद हो जाएंगे, और नाम की तो जरूरत भी नहीं है। मैंने किसी बच्चे से कुछ पूछना है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, हाँ जी बेटा आप प्लीज, उस बच्चे की ओर इशारा करो आप, हाँ जी बेटा आप प्लीज खड़े हो जाइए। क्यों आप ऐसा काम करते हो? हाँ जी सोहन, अरे सोनू, क्यों?
तो ये चीजें मतलब इस टाइप से ना हो। आपका सबसे पहला काम है सब्जेक्ट और टॉपिक लिखेंगे, क्योंकि आपका लास्ट काम क्या होता है, बोर्ड को साफ करना, इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है, सब्जेक्ट और टॉपिक लिखना। आपका दूसरा काम है उन बच्चों की तरफ एक बार नजर उठा के देख लो, एक बार उन बच्चों की तरफ नजर उठा के देख लो। गेज्ड का मतलब होता है कि आप एक बार उनकी तरफ देख लो, मैक्सिमम बच्चे शांत हो जाएंगे। आप एक अच्छे टीचर हैं, जब आप अच्छे टीचर बनते हो तो आपकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ध्यान दीजिए, ये सब पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। एक अच्छे टीचर का लक्षण है कि जब भी वो क्लास में जाएगा तो जाने से पहले अपने विषय की तैयारी करेगा। अच्छे टीचर का लक्षण क्या होता है, जो भी चीज पढ़ाएगा पढ़ाने से पहले, क्लास में जाने से पहले उस विषय वस्तु की तैयारी करेगा, उसकी प्रिपरेशन करेगा। अच्छे टीचर की क्वालिटी है कि वो क्लास में अपने नोट्स साथ लेके जाए, कई बच्चों को गलत नोट ना करा दिया जाए, वो अपने नोट्स साथ लेके जाए, लेक्चर स्टैंड पे नोट्स रख लो। अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज भूल रहे हो तो वहां से आप चेक कर लें। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है कि वो किसी बच्चे से अभिवादन की उम्मीद नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आगे जाके गेट के ऊपर खड़ा हो जाऊं, बच्चे आएंगे, गुड मॉर्निंग सर, हाँ जी बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या फायदा है इनका, अभिवादन की उम्मीद मत करो। ये नमस्ते नमस्कार वो चीज थी जिसके बेस पे प्रैक्टिकल के नंबर लग जाया करते थे। वो बच्चा जो क्लास कम लगाता है लेकिन दोनों टाइम गुरुजन के पैर छू के जाता है, अटेंडेंस पूरी हो जाती है। तो ये काम नहीं करने हैं, केवल क्वालिटी मैटर करेगी, कंटेंट मैटर करेगा, पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है। तो ये पेपर में आपके पास क्वेश्चन आए हुए हैं, एक अच्छे अध्यापक का लक्षण बताइए। किसी विद्यार्थी से आतिथ्य ग्रहण नहीं करना है, मेहमान नवाजी नहीं करानी है, तो फिर गांव पूछ के फायदा है क्या, किसी का गांव मत पूछिए, सिर्फ पढ़ाइए पेपर ओरिएंटेड। तो सबसे पहला काम है बोर्ड के ऊपर सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे। दूसरा काम है उनकी तरफ एक बार देख लो, देखने से क्या होगा, काफी बच्चे शांत हो जाएंगे। तीसरा सीन ये है कि जो भी टॉपिक लिखा है उसकी डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताइए, टॉपिक की डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताइए। और ये इंपॉर्टेंस बताते हुए थोड़ा सा क्लास में घूम लें, चहलकदमी करें। पेपर में क्वेश्चन बनाया कि डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताने का उद्देश्य क्या है, कक्षा कक्ष में विषय की डेली लाइफ, टॉपिक की डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताने का उद्देश्य क्या है। तो डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताने का उद्देश्य होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट बन जाता है, बच्चे का इंटरेस्ट बन जाता है। जब मैं इस क्लास के अंदर ब्लड ग्रुप पढ़ाता हूं, मान लीजिए अगर ह्यूमन ब्लड पढ़ाना है, मानव रक्त पढ़ाना है, तो जी ब्लड पढ़ाते टाइम मैं सिंपल सा एक वर्डिंग बोल देता हूं कि आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा, आपका अपना ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, ध्यान दीजिए, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ये क्या काम आता है, ध्यान दीजिए, पेपर में अभी आता है, लाइफ में भी काम आएगा। अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो इस कपल का पहला बच्चा जिंदा रहेगा, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा या तो पैदा नहीं होंगे, पैदा होंगे तो एक्सपायर हो जाएंगे। तो जब आप ये चीज बताओगे ना तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जब हम कहते हैं कि कोरोना बीमारी उन लोगों में ज्यादा हुई थी जिनके अंदर ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव था, तो इस क्लास में, आपकी क्लास में ए बी पॉजिटिव वाले जितने बैठे होंगे ध्यान से सुनेंगे। जब कहेंगे कि ये ब्लड ग्रुप ओ वाले, इनकी इम्यूनिटी पावर सबसे कमजोर होती है, कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले इनको लगेगी माइग्रेन, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, सर्वाइकल, बैक पेन, लेग पेन, नजला, ये ज्यादातर बीमारियां किन लोगों में जल्दी होती हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो जब ये बातें बोलेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा। जब आप उसको कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंस बताइए ताकि उसका इंटरेस्ट बन जाए। तो पेपर का क्वेश्चन बनता है क्लास में टॉपिक की डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताने का उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चे के अंदर रुचि पैदा हो जाए, इंटरेस्ट बन जाए, इसलिए डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बतानी है। उसके बाद फोर्थ वर्क क्या करेंगे, तो जी आपने डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बता दी, सभी बच्चे शांत हो चुके हैं। फिर भी आपने देखा कि एक बच्चा बातचीत कर रहा है, एक अपने सहपाठी से बातचीत कर रहा है। अब क्या करें,
उस बच्चे से बातचीत करने का कारण पूछिए कि बेटा, हाँ जी बेटा आप बात कर रहे हो क्यों, वो आपको कारण बताएगा। तब आपने क्या करना है, उस समस्या का समाधान करने के लिए सुझाव देना है। मान लीजिए उस बच्चे के पास पेन नहीं है और वो बच्चा कहता है कि सर मैं पेन पूछ रहा था कि किसी के पास 2 पेन हैं, मैं आज पेन नहीं लाया, मुझे पेन चाहिए। आप एक टीचर हैं, आप क्या करेंगे? आप क्लास में अनाउंस करोगे कि किसी के पास 2 पेन हैं तो प्लीज 1 पेन इस बच्चे को दे दीजिए। आपका ये जो काम था इससे क्या बेनिफिट होगा? पेपर में क्वेश्चन आया था, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के बीच आपसी सहयोग की भावना का विकास करने की जिम्मेवारी किसकी है? कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के बीच आपसी सहयोग की भावना का विकास करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो ये जिम्मेवारी अध्यापक की होती है। कक्षा कक्ष में बच्चों को स्व अनुशासित बनाना है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनाना है। उनको ये नहीं कहना सीधे बैठ जाओ, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, लिख लीजिए। अरे आप कंटेंट अच्छा पढ़ाओ, वो बच्चा अपने आप लिखेगा। आप उसको पेपर ओरिएंटेड लेके जाओ, लिखेगा वो, किस लिए नहीं लिखेगा? लेकिन हम कुछ और चीज लिखना शुरू कर देंगे तो बच्चा नहीं लिख पाएगा। पेपर ओरिएंटेड रखिए उसको। तो आपने क्या करना है, उस बच्चे की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए उसको एडवाइस देनी है, उसकी डायरेक्ट हेल्प नहीं करनी है। डायरेक्ट हेल्प करने का नुकसान क्या होगा? वो बच्चा आपका एहसान मानेगा और वो बच्चा आपसे सीख नहीं पाएगा। क्लास में कोई डाउट भी बनेगा तो वो सोचे कोई बात नहीं यार, सर को क्या परेशान करना, वो नहीं पूछेगा। पहला केस, अगर आप प्रॉपर वे से पढ़ाओगे, आप में एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज हैं, आप क्लास में जाने से पहले अपने टॉपिक को रिवाइज करके गए हैं, आप प्रॉपर क्लासरूम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, आप चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ा रहे हैं, बच्चों को केंद्रित करते हुए पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल बच्चे पर फोकस करते हुए पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, तो किसी बच्चे को डाउट नहीं आएगा। और अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चे को डाउट आता है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अध्यापक का टीचिंग मेथड कमजोर है। इसका कारण यह है कि अध्यापक की शिक्षण विधि कमजोर है। अगर मैंने कुछ बताया और मेरे बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि मेरा समझाने का मेथड गलत है। मैंने आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं समझाया, मैं अपर लेवल से समझा के चला गया। तो जिस विषय में डाउट बनते हैं उसका सीधा सीधा रिलेशन क्या है? उस टीचर का टीचिंग मेथड कमजोर है। प्रॉपर वे से पढ़ाइए, प्रॉपर क्लासरूम वे से पढ़ाइए, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाइए, इंडिविजुअल बच्चे पर फोकस करते हुए पढ़ाइए। टॉपिक को जाने से पहले एक बार देख लीजिए। जब ये सारे काम करके जाओगे तो किसी बच्चे को डाउट नहीं आएगा। तो टॉपिक की डेली लाइफ इंपॉर्टेंस बताई, प्रॉब्लम अगर कोई है तो एडवाइस दे दी, अब सब कुछ बता दिया है मैंने उनको। अब मैंने क्लास में पाठ पढ़वाना है। आप एक टीचर हैं, क्लास में पाठ पढ़वाना है। जब पाठ पढ़वाना है तो क्वेश्चन आया था कि कक्षा कक्ष में पाठ पढ़वाते समय किन बातों का ध्यान देंगे? सबसे पहले किस बात का ध्यान दें? पाठ पढ़ाने से पहले मुश्किल शब्दों का अर्थ बता दें, पाठ बच्चों से पढ़वाएं, पाठ टीचर स्वयं पढ़े। आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा कि पाठ बच्चों से पढ़वाएं। प्रीवियस ईयर पेपर चेक करें, क्वेश्चन आए हुए हैं, पाठ बच्चों से पढ़वाएं। बच्चों से पढ़वाने का के पीछे क्या कारण है? बच्चों से पाठ पढ़वाओगे तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी। जिस बच्चे से पाठ पढ़वाओगे उसका हेजिटेशन दूर होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसमें बोलने संबंधी क्षमता का विकास होगा, बोलने का विकार उसका दूर होगा। वो बच्चा अपने आप को कंफर्ट जोन में समझेगा, उसकी प्रैक्टिस बढ़ती है इस चीज से। अगर आप उसको बोलने का मौका नहीं दोगे, अगर पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो पढ़ने संबंधी विकार तो आएगा। बोलने का मौका नहीं दोगे तो विकार आएगा, बोलने का मौका तो दो। इसलिए पाठ बच्चों से पढ़वाएं ताकि ये इस टाइप के उसके हेजिटेशन दूर हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। पाठ बच्चों से पढ़वाएं। पाठ रैंडमली पढ़वाना है, एक के बाद एक नहीं उठाना। हाँ जी बेटा आप, उसके बाद आप, उसके बाद, एक लाइन में नहीं उठाने।
एक बार यहां से उठा दो, लास्ट बच्चा उस साइड से उठा दो, फिर उस साइड से, फिर बीच से, कहीं कहीं से उठा दो, रैंडमली पढ़वाओ। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि सभी बच्चे किताब में ध्यान रखें। कक्षा कक्ष में पाठ रैंडमली पढ़वाना चाहिए, बीच बीच से बच्चों को उठा के पढ़ाना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। क्यों? ताकि सभी बच्चों का ध्यान क्लास में लगा रहे, सभी बच्चों का ध्यान फोकस रहे कि कौन सी लाइन पे चले हुए हैं। अगर आप नंबर वाइज पढ़वाओ, हाँ जी बेटा पहले आप, फिर आप ऐसे पढ़वाओगे, तो इस लाइन के लास्ट बच्चे को पता है कि आपका तो नंबर ही नहीं आएगा। वो क्या करे, जीरो काटा खेल लेगा। आजकल एक नया गेम आया हुआ है, बॉलीवुड, तो वो ऐसे ऐसे गेम खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है तेरा नंबर ही नहीं आना है। तो जो भी काम करे रैंडमली चलते हुए करना चाहिए। तो उन बच्चों से पाठ पढ़वाएं, रैंडमली पढ़वाएं। और इस पाठ के बीच में जो मुश्किल शब्द आए हैं उनका अर्थ बता दें। पाठ पढ़वा रहे हो, मुश्किल शब्दों का अर्थ बता दें, ताकि उस बच्चे को पाठ समझ में आ जाए। ठीक है जी, पाठ कंप्लीट हो चुका है, आपने समझा दिया, मुश्किल शब्दों का अर्थ भी बता दिया। अब क्या करें? अब उन बच्चों को बोल दो, बेटा इस चैप्टर के लास्ट में जो आपके पास प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनको सोल्व करो, उस चैप्टर में से छांटिए। क्यों? ताकि उस बच्चे में कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग स्किल्स की डेवलपमेंट हो सके। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग स्किल्स, अदरवाइज समस्या क्या आएगी? जब एक बच्चा एचटेट और सीटेट का पेपर देता है, तो सीटेट एचटेट में जो इंग्लिश का पैसेज आता है, सबसे पहले तो वो पैसेज पढ़ने का मन नहीं करता। मन कर भी गया और किसी ने पढ़ भी लिया, तो एक दो बार पढ़ने से समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि बचपन से तो प्रैक्टिस किसी ने करवाई नहीं। इसलिए उन बच्चों की प्रैक्टिस करा दें, उन बच्चों को उस चैप्टर में से प्रश्न उत्तर छांटने के लिए कह दें, ताकि उनमें कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग स्किल्स का विकास हो सके। मैंने आपको जितनी लाइन लिखवाई है, सबके पीछे पर्पज है। ये काम करने का उद्देश्य क्या है, क्लास में टीचर ये काम करेगा, उद्देश्य क्या है, ये करेगा तो उद्देश्य क्या है। हर चीज का कोई ना कोई क्या है जी, पर्पज है। तो ये पर्पज आपके पास पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, बच्चों ने छांट लिए, निशान लगा दिए, उसके बाद क्या करें? प्रश्न उत्तर मैच करा दो, बच्चों से पूछते हुए आंसर मैच कराइए। हाँ जी बेटा पहले का आंसर क्या है? सर ये है। हाँ जी कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ये बेटा क्यों आया? ये तो इसलिए आया। वो कारण बताएगा। मान लीजिए उस बच्चे का आंसर सही है, तो भी उससे रीजन पूछो। और मान लीजिए उसका आंसर गलत है, लेकिन उस बच्चे ने तो सही लगाया था। उस बच्चे के माइंड में तो ये था कि आपका आंसर सही है, बच्चे के माइंड में तो ये था कि आंसर सही है। तो उससे पूछो, बेटा आपने ये आंसर क्यों लगाया? वो आपको बताएगा। इससे उस बच्चे के आईक्यू लेवल का पता चलेगा, उसकी मेमोरी का पता चलेगा, उसकी कंसंट्रेशन का पता चलेगा। मतलब उस बच्चे के बारे में आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगी। तो इसलिए बच्चों से प्रश्न पूछते हुए प्रश्न मैच करा दें। ठीक है जी, हमने प्रश्न मैच करा दिए। प्रश्न मैच कराने के बाद नेक्स्ट अब क्या करें? अब उन बच्चों को बोल दो कि ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करना है। वो बच्चा क्लास में करे, वो बच्चा घर जाके करे, वो जहां मर्जी से करके लाए। आपने क्या कहना है? ये अपनी नोटबुक में कर लें या आप प्रैक्टिस कर लें। नोटबुक में करें, प्रैक्टिस करें, जहां मर्जी से करें। अगर बच्चा पीआरटी का है तो पीआरटी के बच्चे को कभी होमवर्क नहीं देना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है, पेडागोजी क्या कहती है, हमारा एनसीएफ क्या कहता है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम, एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क क्या कहता है कि प्राथमिक लेवल, प्राइमरी लेवल पर बच्चे को होमवर्क नहीं देना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर बच्चे को होमवर्क नहीं देना चाहिए। अगर हायर क्लास का बच्चा है तो कोई बात नहीं, होमवर्क दे दिया है, वो लिख के ले आएगा। अब इस क्लास में क्या क्या नहीं पूछना, आप अपना टॉपिक पढ़ाते हुए कभी भी बच्चे से नहीं पूछेंगे हाँ जी बेटा आया समझ में, हाँ जी बेटा आया समझ में। कभी भी टीचर ये बात नहीं पूछेगा। आप अगर पेडागोजी के अकॉर्डिंग चले हुए हो तो आप ये बात नहीं पूछोगे। जब आपने हर चीज प्रॉपर वे से पढ़ाई है तो सभी को समझ में आया हुआ है। आप ये ना पूछें कि हाँ जी बेटा आया समझ में। अगर आप ये पूछ रहे हो तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूछने के बाद अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि सर मेरा ये पॉइंट रह गया, क्यों रह गया भाई? जब मैंने ढंग से पढ़ाया, जब मैंने ढंग से बताया तो ये पॉइंट रह क्यों गया?
या तो उस बच्चे का ध्यान नहीं था तो वहां भी टीचर की गलती है, उसका ध्यान अपनी तरफ बनाए रखें। ऐसे एग्जाम्पल लो, ऐसे पॉइंट्स लो कि वो बच्चा आपकी तरफ कंसंट्रेटेड हो, जो आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो केवल उसी चीज पे फोकस करे। आपको ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। फिर टीचर कई बार ये पूछता है, हाँ जी बेटा किसी को कोई डाउट? अरे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ है तो डाउट नहीं आएगा। तो ये बातें नहीं पूछनी। इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये चीज बताई है कि मान लीजिए आप खुद टीचर हैं, तो जब आप टीचर बन के क्लास में जाते हो तो आपने अपनी क्लासरूम की स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपने अपनी टीचिंग की स्टार्टिंग कैसे करनी है। जाते यूं नहीं, हेलो फ्रेंड्स आई एम मुकेश कुमार योर फ्रेंड टीचर ऑफ साइकोलॉजी, मैं विद लर्निंग ऐप पर यह चीज पढ़ाऊंगा, नहीं करना है। टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दो जो पेपर में आना है, पेपर ओरिएंटेड पढ़ाना है बच्चे को, किसी और पॉइंट पर लेके नहीं जाना है। अब इस क्लास में लास्ट काम क्या होगा उस टीचर का? लास्ट काम होता है कि वो अपने बोर्ड को साफ करते हुए क्लास के बाहर जाए। सबसे पहला काम क्या है? बोर्ड के ऊपर सब्जेक्ट और टॉपिक लिखना। सबसे लास्ट काम क्या है? अपना बोर्ड साफ कर देना और उसके बाद क्लास से बाहर जाए। बोर्ड साफ क्यों करे? मान लीजिए ये टीचर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ छोड़ के चला गया, इसके बाद जो अगला आएगा वो क्या क्या पूछेगा? अच्छा इस चीज की क्लास थी, ये टॉपिक पढ़ा था, अच्छा आता है ये आपको? हाँ जी बताना, हाँ जी बेटा बताना। मतलब जो अगला आएगा ना वो भी 2-4 मिनट इसी टॉपिक पे लगा देगा। अगला है अपना सब्जेक्ट पढ़ाए। तो इसलिए आप अपना सब्जेक्ट और अपना टॉपिक साफ करके जाएं ताकि कोई अगला आने वाला टीचर बच्चों के साथ टाइम खराब ना करे। वो आते ही अपना सबसे पहला काम शुरू कर दे, अपना टॉपिक लिखे और क्लास स्टार्ट कर दे, बच्चों को टीच करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये आपने किया था कि क्लासरूम टीचिंग हमने कैसे करनी है। हमारा पहला काम क्या है, हमारा लास्ट काम क्या है? टॉपिक पढ़ाना है, तो टॉपिक हमने कैसे पढ़ाना है। उसके बाद आप टीचर के अंदर 2-3 बातें और होनी चाहिए। जब आप क्लास में जाते हो तो सबसे पहले आप डिसाइड करते हो कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। जब आप क्लास में जाते हो तो आप सबसे पहले डिसाइड करते हो कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। जब अध्यापक कक्ष में जाने से पहले यह डिसाइड करता है कि आज क्या पढ़ाना है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? ये होगा चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये होगा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। जब टीचर ये डिसाइड करता है कि मुझे कितना पढ़ाना है, तो ये होगा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। जब ये टीचर ये डिसाइड करता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, मुझे क्या पढ़ाना है, तो आएगा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। कितना पढ़ाना है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। कैसे पढ़ाना है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या सीन बना? किसका इंटरेस्ट? विद्यार्थियों का। क्लास टीचिंग चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ना कि टीचर अपने इंटरेस्ट से पढ़ाएगा। टीचिंग मेथड कौन सा यूज करना है? जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, उस मेथड से आपने क्लास टीचिंग करनी है। हाँ, जब आप क्लास टीचिंग करते हो तो बच्चों को आप पहचान सको, कुछ बातें आपको और मालूम होनी चाहिए। क्या? अगर आपकी क्लास का बच्चा बार बार बालों में हाथ मार रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि उसका ध्यान क्लास से बाहर है। आप एक पेडागोजी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो, ये चीजें आपको आनी चाहिए ताकि आप ये एनालाइज कर सको कि कौन सा बच्चा मेरी क्लास में कंसंट्रेटेड है और कौन सा नहीं है, कौन सा ध्यान दिए हुए, किसका ध्यान बाहर है। फिजिकली तो सारे बैठे हैं, मेंटली कौन कौन बैठा है क्लास में। अगर वो बार बार बालों में हाथ मार रहा है, इसका मतलब ध्यान क्लास से बाहर है। अगर वो पैर के ऊपर पैर रख के हिलाने लग रहा है पैर को, इसका मतलब उसका भी ध्यान क्लास से बाहर है। अगर वो नाखून चबा रहा है, पेन पेंसिल चबा रहा है, उसका हाथ फेस के आसपास है, इसका मतलब वो गहन चिंतन में डूबा हुआ है। एक बच्चा एक टक आपकी तरफ देख रहा है, बोर्ड के ऊपर देखे जा रहा है, उसको काफी टाइम हो चुका है, एक टक देख रहा है। अगर बच्चे ने 16 सेकंड में पलक नहीं झपकी, ध्यान दीजिए, अगर उस बच्चे ने 16 सेकंड में पलक नहीं झपकी है तो उस बच्चे का ध्यान भी क्लास से बाहर है। 16 सेकंड में अगर उसने पलक नहीं झपकी तो उसका ध्यान भी क्लास से बाहर है। तो जब आप क्लास टीचिंग करते हो तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए कि आपको अंदाजा रहे कौन सा बच्चा मुझे सुन रहा है, कौन सा बच्चा मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, कौन सा बच्चा विषय वस्तु पे कंसंट्रेट किए हुए, कौन सा बच्चा मेंटली क्लास से बाहर है। ये बातें आपको मालूम होंगी तो ही आप बच्चों का कंसंट्रेशन अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे।
तो जब आप क्लास टीचिंग करते हो तो पेडागोजी सिर्फ नॉर्म्स किसके लिए बनाती है? टीचर के लिए। पेडागोजी सिखाती है हाउ टू टीच, हमें कैसे पढ़ाना है। हाउ टू लर्न नहीं सिखाती, कैसे सीखना है नहीं बताती। पेडागोजी सिर्फ क्या बताएगी? हाउ टू टीच, मुझे पढ़ाना कैसे है। ठीक है, तो इस वे से हम चले थे। इन चीजों का आप ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास टीचिंग करें, इसके अकॉर्डिंग आप सीखें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप मेरा बैच ज्वाइन करें, आप विद्युल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आए, विद्युल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आए, बैच ज्वाइन करें। श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप जितने मार्क्स कहोगे आउट ऑफ 150 उतने मार्क्स दिलाने की जिम्मेवारी हम लेंगे। अगर आपके मार्क्स ना आए तो आप जो कहोगे वही काम होगा। आप जितने मार्क्स कहोगे उतने मार्क्स दिलाएंगे आउट ऑफ 150, लेकिन सिर्फ कंडीशन क्या है? आप विद्युल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आए, ऐप ओपन करें, डाउनलोड करें ऐप, और उसमें एचटेट सीटेट का बैच ज्वाइन करें। आपको इसमें डेमो लेक्चर्स मिलेंगे और इसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेज कंटिन्यू रहेंगी। आज के लिए थैंक्स। ओके।